से इस वक्त गुजर रही है और ये संकट खाड़ी देशों की तरफ है। पिछले हफ्ते आपने देखा होगा कि इजराइल और ईरान के बीच में एक थोड़ी सी छुटपुट सी छोटी सी लड़ाई जैसी हुई। इससे पहले कई देशों के बीच इस तरह की झड़पें हो चुकी हैं। लगातार एक जियोपॉलिटिकल टेंशन वर्ल्ड वाइड बना हुआ है। एक युद्ध ऑलरेडी चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में और अभी तक उसका कोई परिणाम निकला नहीं है। एक दूसरे युद्ध के मुहाने पे हम क्या खड़े हैं, ये तनाव क्यों इतना बढ़ता जा रहा है। ईरान और इजराइल के बीच में जो पिछले हफ्ते हुआ, फौरी तौर पे कह सकते हैं कि दोनों पक्ष संयम बरत रहे हैं और उनको ऐसा लगता है कि शायद अब कुछ नहीं होगा। लेकिन हाल फिलहाल की छोटी छोटी ऐसी घटनाएं या बयान हैं जिनको देख के लगता है कि बात तब तक खत्म नहीं हुई है। ये एक बड़े तूफान से पहले की शांति है क्या, या फिर विश्व की पॉलिटिक्स या विश्व की इको पॉलिटिक्स ऐसे ही चलती है, अपनी अपनी पोस्चरिंग, अपनी अपनी दावेदारी चलती रहती है। अमेरिका जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है, सबसे बड़ा चौधरी है, वो इसमें अहम रोल प्ले कर रहा है, क्योंकि उसकी तरफ से नेतन्याहू जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, उनसे कहा गया है कि आप रिटेलिएट नहीं करेंगे, और ईरान से भी कहा गया है कि आप दूसरी गलती नहीं करें। कई और देशों की मध्यस्थता की भी ली गई है। चीन को इसमें बोला गया, रूस को बोला गया और कई और देशों से कहा गया है कि अब बात आगे नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन इजराइल क्या दोबारा रिटेलिएट नहीं करेगा? 300 से ज़्यादा स्क्वाड और क्रूज मिसाइल से उसके ऊपर हमला किया गया, लेकिन आयरन डोम ने उसको विफल किया। एक आध कोई मिसाइल शायद इधर उधर गई है। कहते हैं कि जॉर्डन ने भी इसमें मदद की, कई और देशों ने इसमें मदद की कि शांति बनी रहे। लेकिन इस पूरे झगड़े का, इस पूरी चीज़ों का असर क्या होता है हम आम जिंदगी में, आम देशों में, वर्ल्ड वाइड, उसका एक नज़ारा आपने रशिया और यूक्रेन के युद्ध के समय देखा होगा। कमोडिटी प्राइसेस स्काई रॉकेट हुए, सप्लाई डिसरप्ट हुई। इससे पहले जब हुती ने यमन के हॉर्मुज़ स्ट्रेट में हमला किया था तो संकट बढ़ा था थोड़ा। इस बार भी लगभग वैसी ही स्थिति बन सकती है। कच्चे तेल की कीमतें $90 के पार खड़ी हैं, नीचे आने को तैयार नहीं, क्योंकि ओपेक भी चाहता है कि क्रूड ऑयल और ऊपर जाए, और जियोपॉलिटिकल तनाव इसमें मदद कर रहा है। तो ये एक जो विकराल समस्या खड़ी हुई है दो स्तरों पर। एक तरफ महंगाई का खतरा ग्लोबली बढ़ता जा रहा है कमोडिटी प्राइसेस की वजह से। अब उसके बहाने ये कह सकते हैं कि चाइना में रिसर्जेंस के संकेत दिख रहे हैं, इसलिए जियोपॉलिटिकल टेंशन है, इसलिए तमाम सारे हो सकते हैं, या पूरी दुनिया के सेंट्रल बैंकर्स ने, देशों ने, राज्यों ने, सरकारों ने $300 ट्रिलियन का लोन ले रखा है, वो हो। और दूसरी तरफ एक बड़ी लड़ाई के मुहाने पे हम खड़े हैं जो बहुत विकराल रूप ले सकती है। इसको आज डिकोड करेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिबेट्स और चर्चाओं के बीच में ये बहुत ज़रूरी मुद्दा है जो छूट जाता है। मेरा नाम नीरज है और आप देख रहे हैं आवाज़ अड्डा। आज बातचीत इसी पे होगी। हमारे साथ जो मेहमान है मैं आपका परिचय करा देता हूँ। अमेरिका की पूर्व राजदूत मीरा शंकर जी हमारे साथ हैं। साथ ही जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट और ग्लोबल एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा जी हैं। पाइन ट्री मैक्रो ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर रितेश जैन कनाडा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार और बीबीसी के संपादक रह चुके शिवकांत शर्मा जी। आप सबका सर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने कहा कि दो स्तरों पर हम इसको समझना चाहते हैं और आप सब लोग अपने अपने डोमेन के एक्सपर्ट हैं। तनेजा जी, ये जो घटना हुई है पिछले रविवार को, इसको आप कैसे डिकोड करेंगे? देखिए, आपको मिडिल ईस्ट, जैसे मध्य पूर्व या हिंदी हम लोग भारत में पश्चिम एशिया बोलते हैं, हमारे लिए जैसा आपने जिक्र किया, चाहे वो कमोडिटीज हो, चाहे वो हमारी अर्थव्यवस्था हो, हमारे लिए बहुत असर पड़ता है। हमारे वहाँ 90 लाख भारतीय रहते हैं, बहुत सारा हमारे पास वहां से हार्ड करेंसी आती है। कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो हमारी जो इंटरडिपेंडेंस है मिडिल ईस्ट के ऊपर, वहां के देशों में अर्थव्यवस्था को खास तौर से लेके, वो बहुत ज्यादा है। तो जाहिर है जब इस तरह का माहौल होता है तो फिर चिंता भारत में ज्यादा हो जाती है। और हमारी चिंता ही नहीं होती, बल्कि हमारे यहाँ तो वो दिखने लगता है। जैसे ऑलरेडी हमारी जो कंपनियां हैं जो तेल बेचती हैं, पेट्रोल, डीजल, टर्बाइन फ्यूल, एलपीजी, उनकी जो बैलेंस शीट है ऑलरेडी बड़ी तेजी से हिल रही है। भूकंप आ चुका है वहां पे, क्योंकि जिस दाम पे वो बेच रहे हैं और जिस दाम पे अब जो है वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो हमने हाल देखी है सिचुएशन, ईरान के ऊपर इजराइल हमला तो करेगा। मुझे लगता है कि वो जिस तरह से आज उन्होंने जो पोस्चरिंग करी है कि तमाम राजदूतों को बुलाया, मीडिया को बुला के दिखाया, देखिए उनके ऊपर कितना बड़ा हमला हुआ है, कैसे उन्होंने उसको बचा लिया, तो हमला तो वो करेगा। लेकिन प्रश्न इस बात का है, क्या वो हमला जो डोमेस्टिक अपना ऑडियंस है, जो पब्लिक ओपिनियन है, उसको शांत करने के लिए होगा,
या ईरान को सबक सिखाने के लिए होगा। मुझे लगता है कि जो अंदरूनी जो राजनीति है, जो पूरा एक वहां पे जो है लोगों के अंदर आक्रोश है, उसको शांत करने के लिए होगा। इसलिए नहीं होगा कि ईरान को कहीं से पैरालाइज किया जाए या उसको हद एक सीमा से आगे प्रोवोक किया जाए। हमको ये नहीं भूलना चाहिए, जो ईरान ने इजराइल के ऊपर हमला किया, उसकी सूचना उसने लगभग 72 घंटे पहले कुछ देशों को लगभग 2 दिन पहले सूचना दे दी थी, जिसमें जॉर्डन भी शामिल था। दावा तो लोग ये भी कर रहे हैं अमेरिका को भी उसने दी थी। यही कारण था कि जो सब देश तैयार थे, और जो ईरान ने जो कुछ भी किया उसका कोई वहां पे कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि वो कुल मिलाकर के जो ईरान की पब्लिक ओपिनियन थी उसको सेटिस्फाइड करने के लिए था, उसको शांत करने के लिए था। लेकिन ये जरूर है कि जब इस तरह की बात होती है तो हालत ऐसी होती है कि उसको जब तक आप कंट्रोल कर सकते हैं तो कर सकते हैं। आप ये सोचिए, क्रिकेट का स्टेडियम हो, जो हजारों की भीड़ हो, लाखों की भीड़ हो, और वहां के उसके बीचों बीच आप किसी सर्जन को बोलने का आप ओपन हार्ट सर्जरी करिए। ऐसे हालात हैं कि हालात है, दोनों बैलेंस कर रहे हैं, इजराइल भी और ईरान भी। अमेरिका भी पीछे से कर रहा है। युद्ध कोई नहीं चाहता, ना चीन चाहता, ना रूस चाहता, ना ईरान चाहता, ना इजराइल चाहता। इजराइल फंसा हुआ है गाजा में। ईरान इस स्थिति में नहीं है कि वो युद्ध कर सके। आसपास का देश कोई युद्ध नहीं चाहता, ना सऊदी अरब चाहता, ना कोई जॉर्डन चाहता। ऐसे में युद्ध कोई नहीं, लेकिन हालात ऐसे हैं कि उसमें कोई भी बात अगर जो है वो बिगड़ जाती है, और कभी भी बिगड़ सकती है। एक मात्र किसी जनरल के द्वारा या कर्नल या ब्रिगेडियर से गलती हो जाए तो पूरा युद्ध खड़ा हो जाएगा, और ऐसा युद्ध जो संभाले नहीं संभलेगा। तो आज की स्थिति वो है। इसीलिए बाजार जो है, तेल का बाजार हो या और कमोडिटीज का बाजार हो, बहुत चिंतित है। तमाम कंटेनर शिप एशिया पैसिफिक से यूरोप जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, सुएज कैनाल से निकलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उस माध्यम से होता है। और उसके अलावा यह है कि कुल मिला के जो सारे जो देश हैं खाड़ी के और इजिप्ट तक, उनकी बड़ी भूमिका है। भारत अमेरिका मिलके तो इंडिया मिडिल ईस्ट कॉरिडोर बनाने की बात कर रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज की जो स्थिति है, इजराइल बदला लेगा, हमला करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई चीज बेकाबू हो जाएगी। जो आज की स्थिति है, कल क्या होगा उसके लिए कहना भी मुश्किल है, लेकिन आज की स्थिति में लगता है बेकाबू नहीं होगा, लेकिन हमला तो इजराइल करेगा। नरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि हमला तो करेगा, यानी बात अभी आगे बढ़ेगी। आपने एक बात कही कि अपनी इंटरनल कंस्टिट्यूंसी को एड्रेस करने के लिए, वो पोस्चरिंग के लिए इजराइल एक हमला कर सकता है, लेकिन वो ये नहीं करेगा कि ईरान को डेसिमेट करना है और उनके न्यूक जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वहाँ पे हमला करना है। लेकिन उसकी कॉन्स्टिट्यूंसी और उसका ऑडियंस तो पूरा यूरोप है, अमेरिका सहित। वो केवल अपने इजराइल के अंदर क्यों करे? क्योंकि अगर उसकी हार होती है इजराइल की, तो ये पूरे वेस्ट की हार मानी जाएगी, इसलिए शायद बड़ा हमला करना पड़ेगा उनको, राइट? नहीं नीरज जी, देखिए, अमेरिका के अंदर जो ज्यूश लॉबी है उसको छोड़ करके बाकी पश्चिम के तमाम देश अमेरिका के साथ खड़े होंगे, साथ देंगे, लेकिन एक सीमा के आगे वो इजराइल का साथ नहीं देंगे। अमेरिका के अंदर भी एक बहुत बड़ा वर्ग है जो उसका साथ नहीं देगा। अब अमेरिका में ज्यूश लॉबी इतनी पावरफुल है कि अमेरिका की विदेश नीति की जो उनकी इजराइल पॉलिसी है उसके ऊपर वो हावी होती है, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता। बाइडेन साहब बहुत नाराज हैं इजराइल के प्रधानमंत्री से, बहुत नाराज है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे। अभी उनको यही कहना है कि ठीक है आप बदला लो, लेकिन बदला इस हिसाब से लो कोई ज्यादा नुकसान ना हो। क्योंकि ईरान ने जो भाषा का प्रयोग करा है पिछले खासतौर से 48 घंटे में, भाषा में स्पष्ट है कि वो युद्ध नहीं चाहता। उनकी अर्थव्यवस्था ऐसी नहीं कि वो युद्ध चाहे। इजराइल की भी आज हालात यह है कि वो युद्ध नहीं चाहेगा और न कर पाएगा, क्योंकि गाजा में धंसा हुआ है पूरी तरीके से। और इसलिए मुझे लगता है इतना जरूर को राहत मिल गई कि पूरी दुनिया की निगाह गाजा पे थी कि ओपन एयर प्रिजन है, बहुत बड़े हालात हैं, लोग मर रहे हैं। अब वहां से थोड़ा सा पूरा मीडिया का अटेंशन हट गया है और सारा इस युद्ध पे आ गया, तो कुल मिलाकर के थोड़ा सांस लेने का वक्त मिल गया इजराइल को, और जो ईरान ने दे दिया एक तरीके से। तो मुझे लगता है उसको प्ले करेगा, टाइम देखेगा, जिससे लोगों का ध्यान गाजा से हटे और ईरान पर जाए। जैसे आज उसने कहा ईरान पे और सैंक्शंस लगाइए, ये बात करी, तो गाजा से ध्यान भी बटाने की कोशिश है। लेकिन युद्ध लड़ने की स्थिति में ना इजराइल है, ना ईरान है, और अमेरिका के एक वर्ग को छोड़ करके बाकी कोई एक सीमा के आगे इजराइल के साथ नहीं खड़ा होगा। सर, ऐसे ही बात बिगड़ गई थी रशिया और यूक्रेन वाली। अब ये थोड़ा सा समझना बड़ा मुश्किल होता है कि लिमिटेड हमला करना, आप हमला करो लेकिन बहुत नुकसान न हो। ये मतलब बहुत ऐसा वर्ड है जिसको मुश्किल है कि कैसे कंट्रोल किया जाए। आप भी समझ रहे हैं कि ये एक डिप्लोमेटिक होता है चीज़ें, लेकिन बड़ा मुश्किल है। एक बार मीरा ये समझते हैं, मेरा मैम, क्या है यूएस की पॉलिसी इजराइल और ईरान के मामले में? डांट भी रहे हैं, फिर कह रहे हैं मैं साथ में खड़ा हूँ, चिंता मत करो। जी, यूएस ने
इज़राइल की मदद करी है, ये ड्रोन और मिसाइल्स जो ईरान ने इज़राइल की तरफ चलाए थे, उनको इंटरसेप्ट करने में असल में यूएस के बेसेस हैं। ये यूएई, कुवैत, बहरीन, कई सारे देशों में एक तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स लगा दिए हैं उन्होंने, और उनके हवाई जहाज भी हैं। तो करीब 300 मिसाइल और ड्रोन्स जो ईरान ने इज़राइल की तरफ निशाना लगाया था, वो इंटरसेप्ट हो गए। उनमें से करीब 100 यूएस के सिस्टम्स ने इंटरसेप्ट किया, तो उन्होंने सीधी इज़राइल की मदद करी। पर ये भी है कि बाइडेन फिर एक हद से आगे इज़राइल की मदद नहीं करना चाहता। एक तो अमेरिका में इलेक्शन होने वाला है, डेमोक्रेटिक पार्टी के कई समर्थक उनकी इस नीति से बहुत नाराज हैं, और कई जगह तो उन्होंने, जब वो प्रेसिडेंशियल नॉमिनेशन के इलेक्शंस हो रहे थे और खाली बाइडेन साहब रोल में थे, तो डेमोक्रेटिक पार्टी के समर्थकों ने नन ऑफ द अबव चुना, और खास तौर से जो युवा पीढ़ी है और जो वहाँ मुस्लिम ओरिजिन के अरब अमेरिकन्स हैं, उनकी सहायता बाइडेन को मिलने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो बाइडेन को बैलेंस करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, और वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि एक तरीके से वो इज़राइल के ऊपर ज्यादा दबाव भी नहीं डाल रहे। वो सीज फायर के लिए बातचीत जारी रखी है यूएस ने, और पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके से युद्ध विराम हो जाए, चाहे बड़ा भी नहीं हो, 6 हफ्ते का हो जाए, फिर उस बीच ये देखेंगे कि इसको बढ़ा सकते हैं या नहीं। पर अभी तक वो सफल नहीं हुई है बातचीत, और अभी जारी ही रखा है। अब ईरान के साथ भी वो चाहते हैं कि मामला आगे नहीं बढ़े, क्योंकि एक तो पूरे विश्व की जो अर्थव्यवस्था है इस समय बहुत कमजोर है, और उस अर्थव्यवस्था को लेके ये नहीं चाहते कि तेल का दाम और बढ़ जाए और पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था और बिगड़े। एक तो ये है। दूसरा, जो हुतीज वगैरह ने हमला करना शुरू किया जहाजों पे खाड़ी में, तो उससे भी लोगों को फर्क पड़ा है, क्योंकि जैसे भारत को भी फर्क पड़ा है, क्योंकि हमारे जो यूरोप को जाता है सामान, या यूरोप से जो हम लाते हैं सामान, अब वो साउथ अफ्रीका के इर्द गिर्द से होके आता है। तो एक तो फ्रेट चार्ज बढ़ गया, दूसरा इंश्योरेंस बढ़ गया, क्योंकि रिस्क ज्यादा माना जाता है। तो ये भी आगे बढ़ सकता है। और जैसे कि पहले वाले कमेंटेटर्स ने कहा, इज़राइल के लिए भी दिक्कत होगी अगर एक और फ्रंट खुल जाए ईरान के साथ, क्योंकि ईरान के 90 मिलियन पॉपुलेशन है, छोटा देश नहीं है। और उन्होंने ये भी दिखाया है कि जैसे इराक के साथ उनकी लड़ाई हुई थी, तो कितने सालों तक उन्होंने खींच ली थी लड़ाई। तो कोई आसान बात नहीं होगी इज़राइल के लिए। पर नेतन्याहू के ऊपर भी दबाव है कि वो दिखाएं कि कुछ किया है ईरान के खिलाफ। तो अभी उनका जो वॉर कैबिनेट है उसकी मीटिंग हुई है, पर कोई निर्णय उसमें से अभी नहीं आया है कि ईरान क्या कर सकता है, इज़राइल क्या कर सकता है जवाब में। अमेरिका से दबाव है इज़राइल के ऊपर कि मामला आगे नहीं बढ़ाए, क्योंकि इंटरसेप्ट कर लिए थे मिसाइल्स और ड्रोन्स, और इज़राइल में ज्यादा कुछ हुआ नहीं इससे। एक बेस में थोड़ा सा, एक मिलिट्री बेस में थोड़ा सा कुछ एक शायद लगा था, और लोग भी नहीं मरे। तो यूएस की पूरी कोशिश है कि मामला यहीं पे खत्म हो जाए। इज़राइल ये भी चाह रहा है कि
प्रतिबंध लगाए जाएं ईरान पे, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम पे और ईरान पे जो अभी मौजूदा प्रतिबंध हैं उनको बढ़ाया जाए। अब इसमें देखना पड़ेगा कि सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जाता है तो चीन और रूस मुझे लगता है कि इसका समर्थन नहीं देंगे। राइट। तो पश्चिमी देश हो सकता है, जैसे पहले उन्होंने प्रतिबंध ईरान पे लगाए थे अपने आप, हो सकता है कि वो आगे भी कुछ प्रतिबंध बढ़ाएं। ओके।